मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ही। एक कंडक्टर है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं है। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज के तीन लॉ, फैराडेज थ्री लॉज, लेंस लॉ, एसी जनरेटर, एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट जनरेट करेंगे, और एक हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा। म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें कोई करंट नहीं है। करंट का सोर्स क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। इसमें कोई करंट नहीं है, मैं इसमें क्या हुआ? फैराडे, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, बहुत महा आसान सा टॉपिक है। इसमें मैं करंट चाहता हूँ। अच्छा, मतलब मैं एनर्जी चाहता हूँ, और एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय क्या हो सकती है? कन्वर्ट हो सकती है। फिजिक्स में एक टर्म होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से अगर कोई फ्लूइड बह रहा है, अगर किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कोई फ्लूइड बह रहा है, उस फ्लूइड की क्वांटिटी का स्टडी होता है फ्लक्स। द क्वांटिटी ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम फ्लक्स कहते हैं। यहाँ मैं अगर बोल रहा हूँ ये कंडक्टर है, कंडक्टर का एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें अभी फ्लक्स कितना? फ्लक्स मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर कितना, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? फ्लक्स आप समझ गए ना क्या है? किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना फ्लूइड बह रहा है उसकी क्वांटिटी की स्टडी है फ्लक्स। अभी मैं कह रहा हूँ अभी मैं जब बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कोई फ्लूइड तो है नहीं, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेट है उसकी फील्ड लाइंस होंगी। अभी मैं कह रहा हूँ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, तो वो आंसर कितना होगा? जीरो, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से नहीं जा रहा। अच्छा, अभी मैं दो काम कर सकता हूँ। एक तो मैं मैग्नेट को मूव करा सकता हूँ, ये फिक्स रहेगा, या ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, मैग्नेट मूव होने, या फिर ये फिक्स रहेगा और ये कॉइल मूव होने लग गया, दिस इज कॉइल। कौन सा मूव कराऊं बोलो? ये बोलोगे तो ये मूव कराऊंगा, या फिर इसको फिक्स रख दूंगा? कॉइल मूव करा, तो ये जहां था वही था, मैं कॉइल को मूव कराता हूँ, ये कॉइल को मूव करा के मैं इधर लेके आया, ये कॉइल मूव हो गया। अच्छा, क्या इसमें फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ? सोच के बोलना। जैसे ही मैं इस कॉइल को इधर लेके आने लगा, तो एक टाइम ऐसा आया जब ये वाली दो फील्ड लाइन थी अभी जीरो है, अभी ये दोनों फील्ड लाइन थी, फिर ये दोनों आ गई, फिर ये दोनों आ गई, फिर जब और अंदर लेके आऊंगा तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाएगी। ये बात समझे क्या? मैं बोल सकता हूँ द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज चेंजिंग ड्यू टू मोशन। द मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू a given area of cross section is changing with the motion of the coil, or in other words it has been fixed। मैं अगर इसको वो करा था तो भी मैं बोल सकता था द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो तो खुश हो जाइए, मैग्नेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो एनर्जी चेंज हो रही है, और एनर्जी अगर चेंज होती है तो इट ओनली कन्वर्ट्स टू सम न्यू अदर फॉर्म। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हुई थी? मैग्नेटिज्म में।
और अब मैग्नेटिज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में। इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, अब गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो गया, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। करंट में करंट प्रोड्यूस हो गया मतलब एक ईएमएफ आ गया। अच्छा ये जो करंट है ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है। ये करंट हमेशा के लिए रहेगा क्या, नहीं। ये करंट कब तक रहेगा यहाँ पर, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the coil is changing. The current lasts so long there is change in the magnetic flux associated with the coil. अच्छा, और ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, इसलिए ये इसलिए प्रोड्यूस हुआ ना। अच्छा ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडेज थ्री लॉज ऑफ ईएमआई। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। का पहला लॉ क्या है, whenever magnetic flux associated with the coil changes an emf is induced in it, known as induced emf. Whenever associated with the coil changes an emf is induced in it, known as induced emf, induced emf। अच्छा सेकंड, ये सदा के लिए नहीं, ये कब तक रहेगा, जब तक, हाँ, the induced emf lasts so long there is change in the magnetic flux associated with the coil। ये हो गया। अच्छा थर्ड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या ये बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, ये जानना था। मान लेते हैं अभी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू 0 है, और अभी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम है। अभी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम, ऐसा हो सकता है ना, ये जो 0 से मैक्सिमम आया है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स 0 था, इसमें मैक्सिमम हो गया। ये जो चेंज आया है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये हो सकता है 1 सेकंड में आ जाए, या ये हो सकता है 50 सेकंड में आ जाए, ये दोनों पॉसिबिलिटी है ना। मैं कॉइल को मूव करा रहा हूँ, ये मानो कॉइल है, ये कॉइल मूव करके आया, इस इतने बहुत टाइम लिया, द चेंज विल बी सेम 0 से मैक्सिमम, बट द टाइम यू सी, टाइम इज वेरी लार्ज। अच्छा मैं इसको ऐसे ही मूव करा सकता हूँ, तो भी कितना हुआ, 0 से, फिर 0 से मैक्सिमम, फिर इसको ऐसे मूव करा दिया, ये कॉइल चेंज होने लग गया बहुत फास्ट। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड द कॉइल इज चेंजिंग एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरी फास्ट। इस बात समझिए क्या, दिस इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बट वेरी स्लो, दिस इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बट वेरी फास्ट। तो क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ज्यादा है, टाइम बहुत कम होगा, 0 से मैक्सिमम आने के लिए टाइम बहुत कम है, मतलब रेट बहुत, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये फ्लक्स नहीं समझ आया, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कोई फ्लूइड की कितनी क्वांटिटी फ्लो कर, फ्लक्स एक टर्म है, तुम्हारे पास एक एरिया ऑफ क्वांटिटी है, सॉरी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें से कितना फ्लूइड बह रहा है through this area of cross section, how what quantity of fluid is flowing, this quantity of fluid that is flowing through this area of cross section is known as flux। मैक्सिमम क्यों होगा, इसकी कुछ फील्ड लाइन, तुम कुछ फील्ड लाइंस बनाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से तुम कुछ फील्ड लाइंस बनाई, ऐसी होती फील्ड लाइंस। अच्छा अभी इस कॉइल को देखो तो, अभी इस कॉइल में से कितना फील्ड लाइन जा रहा है, 0। अच्छा इसको मैं पास लेके आता हूँ, अभी इस कॉइल में से कितना फील्ड लाइन जा रहा है, 1 2 3 4, इससे काफी ज्यादा जा रहा है, फिर इसको और पास लेके आता हूँ, अभी और फील्ड लाइन जा रही है। अच्छा अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ऑल ऑलमोस्ट ऑल फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू, क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर हो गया, मैं फर्स्ट लॉ क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लॉ क्या है,
whenever whenever सोचो, whenever the magnetic flux associated with any coil changes, an EMF is induced in it, known as induced EMF. अच्छा, ये हमेशा रहता है क्या? नहीं, ये कब तक रहेगा? The induced EMF lasts so long there is change in the magnetic flux associated with the coil. और थर्ड बात क्या कहता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ये तीन लॉ क्लियर हो गया? लिखो. फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, Faraday's first law of EMI. Whenever magnetic flux associated with any coil changes, an EMF is induced in it, known as induced EMF. Faraday's second law. Second law, the induced EMF lasts so long there is change in magnetic flux associated with the coil. Third law of EMI, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with the coil. ये ना वैसे तो सबसे नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन पूरी फिजिक्स में इससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं है. ये क्या कहता है? अच्छा, इसमें करंट इंड्यूस होगा ना? इसमें करंट इंड्यूस होगा. किस वजह से? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से एसोसिएटेड जो भी है वो चेंज हो रहा है. अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा. लेंस लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ द induced current in the coil is such that it opposes the cause which produces it. जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है ये उसी को अपोज करेगा. करंट की दिशा ऐसी होगी, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है वो करंट का डायरेक्शन उसको अपोज करेगा. द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट. ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव सा लगता है. देखो, ये महा पॉजिटिव स्टेट. मान लीजिए, इसको मिटा रहा हूं मैं. ए मत बात कर, सुन ध्यान से सुन. मैं नॉर्थ पोल को
इसके अंदर ले जा रहा हूँ। इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये इसको अपोज करेगा। ये नॉर्थ पोल इसमें अप्रोच कर रहा है, नॉर्थ पोल अभी अप्रोच कर रहा है। दो बातें हो सकती थी, नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है या नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। एक हो सकता था साउथ पोल अप्रोच करे या साउथ पोल दूर जा रहा है। अगर नॉर्थ पोल इसको अप्रोच कर रहा है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये नॉर्थ पोल के आने को ही क्या करेगा, अपोज। इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि नॉर्थ पोल का जो अप्रोच है ये उसी को अपोज करेगा। तो बताइए यहाँ कौन सा पोल बनना चाहिए? सर्कुलर लूप में, सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो करता है, अगर वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो क्या बनाता है, साउथ पोल। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो बनाता है नॉर्थ पोल। यहाँ करंट का फ्लो क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए? अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो यहाँ बनेगा साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। यहाँ अगर नॉर्थ पोल बनता है तो ये नॉर्थ पोल अपोज होगा ना, तो यहाँ करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि यहाँ क्या बन जाए, नॉर्थ पोल। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा ही होना चाहिए, वरना काम खराब हो जाता है। अगर यहाँ नॉर्थ पोल बनता है तो ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, अपोज, अपोज करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। बिना वर्क डन के ये जा पाएगा क्या, नहीं समझिए। ये नॉर्थ पोल इसमें अप्रोच कर रहा है, जैसे ही अप्रोच करना शुरू किया इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल अंदर जा रहा है, नॉर्थ पोल। यहाँ भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल। क्योंकि रिपेल कर रहा है तो तुम्हें मैग्नेट को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। ये बात समझी? अच्छा, तुम जो वर्क डन करोगे वो कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल। और वही मैकेनिकल एनर्जी बाद में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ किसमें, इलेक्ट्रिकल। अगर यहाँ अपोजिंग नहीं होता तो तुम वर्क डन नहीं करते, तुम वर्क डन नहीं करते तो एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होती, तो एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती? ये बात समझो। इसलिए लेंस लॉ क्या लिखा हो गया, द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड current is such that it opposes it opposes the cause which produces it। ऐसे समझे क्या, ये बात बस सुंदर। तो बताइए यहाँ कौन सी पोलरिटी डेवलप होगी। एक डायग्राम ऐसे दे देगा और आपको बोलेगा करंट का डायरेक्शन क्या होगा। बताइए दादा, इसमें करंट का फ्लो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बता। साउथ को दूर लेके जा रहा हूँ, साउथ को दूर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ। क्योंकि मैं दूर ले जाना चाहता हूँ और वो क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये यहाँ बनना चाहिए नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल मतलब ये क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये लेंस का, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर। अरे दाया हाथ दिया भगवान ने, उठाइए। ये है मैग्नेटिक फील्ड्स, और यहाँ एक कंडक्टर है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ एक कंडक्टर, और ये कंडक्टर का मैंने इस कंडक्टर में किया है मोशन। इस कंडक्टर का जो मोशन है वो बोर्ड के ऊपर की तरफ है, टुवर्ड्स यू है, नॉट अवे फ्रॉम। ओके, तो आप कौन सा हाथ उठाएंगी, हमें पता करना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, एफ बी आई, एफ बी आई। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और जो फोर्स है वो फोर्स लग रहा है राइट हैंड, राइट हैंड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मैं इसको इसको इसमें फोर्स लगा रहा हूँ टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ। तो ये किधर होगा, ये है बी।
और ये घुमाया मैंने, ये F। इसमें करंट ऊपर की जाएगा। इसमें करंट कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। ये समझे क्या? नहीं समझे, दोबारा देखो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अच्छा फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, तुम्हारी तरफ है। ये अरे ऐसे घुमाना है। हाँ। अब ये फिंगर को स्ट्रेच कर, करंट कहाँ जा रहा है? ठीक है। अच्छा, अब इधर आइए। अब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ। इसमें इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ। तो मुझे बताइए इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? शाबाश, ये मैग्नेटिक फील्ड। और अब की बार ये काम ऊपर है, अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम यू। तो करंट कहाँ है? नीचे की। ये एफ अवे था, ये एफ टुवर्ड्स है, और ये एफ अवे। चलेगा? ये एक पीस ऑफ कंडक्टर है, और ये एक पीस ऑफ कंडक्टर है। अच्छा, एक बार की बात है, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, और ये दो कंडक्टर मुझे मिले। इन्होंने मेरे चरण स्पर्श किए, गुरुजी हम अलग अलग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं, हमारी तरफ करंट ऊपर नीचे बहता है, पर हम कोई काम नहीं आता। कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम किसी के काम आ जाए। तो मुझे मुझसे ना इनकी दशा देखी नहीं, और मैंने पॉकेट में हाथ डाला। तो पहले मेरे पॉकेट से निकला एक कंडक्टर, फिर हाथ डाला, अब दो रिंग्स निकली, रिंग्स। अब की बार रिंग टूटी भी नहीं, कल टूटी हुई थी, याद है? अब रिंग टूटी भी नहीं, दो रिंग है कंप्लीट। फिर हाथ डाला, फिर निकला एक गैल्वेनोमीटर। अब इससे क्या कर सकते हैं वो देख। तो मैंने क्या किया, जो कंडक्टर मेरे पॉकेट से निकला, उस कंडक्टर को मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, अब फिर इनको परमानेंट जोड़ने के लिए मैंने क्या यूज किया? रिंग्स। और मेरे पास कितनी रिंग है? दो। तो ये कंडक्टर फर्दर यहाँ पे आया, और ये एक रिंग से कनेक्टेड हो गया। ये एक रिंग से कनेक्टेड है, ये पूरा कंप्लीट रिंग है। या फिर इसको ऐसे बना देता हूँ मैं, दिस इज अ रिंग। और ये जो सेकंड वाला कंडक्टर था, ये भी आया, और ये फर्दर एक रिंग से कनेक्टेड है। ओके, चलो अब देखो क्या हो रहा है। ये है कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश, और यहाँ मैं एक लगा देता हूँ लोड। यहाँ करंट होगा क्या? यहाँ करंट नहीं होगा। अब देखो क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ करंट नहीं है। हाँ, मैं क्या किया, यहाँ एक एक्सल लगा दिया, यहाँ एक एक्सल लगा दिया। अब इसको पकड़ के ये ऊपर आ जाए, और ये नीचे आ जाए, इसको पकड़ के मैं घुमा रहा हूँ। वो कहाँ गया हमारा? ये वाला है। इसको मैं कैसे घुमा रहा हूँ देख लीजिए आप। ये कॉइल है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे। और ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मानो कॉइल है, और इधर मैंने एक एक्सल रखा है, ये वाला एंड है। आप समझ रहे हैं शुभंकर? इसको मैं क्या करूंगा ऊपर, और इसको मैं क्या करूंगा नीचे। और मैं कौन सी एनर्जी दे रहा हूँ? मैकेनिकल। कौन सी एनर्जी दे रहा हूँ? मैकेनिकल। अच्छा, अब देखो मैं क्या करूँ। यहाँ मैं लगा देता हूँ एक मैग्नेट। ये है नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। बिना मैग्नेट के ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? ये कॉइल है। अच्छा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, 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 ये सब ऐसे जा रही है ना? मुझे बताइए इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है क्या? ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस। नहीं जा रही, इसमें से एक भी नहीं जा रही। इसके ऊपर से जा रही है, पर इसके अंदर से नहीं जा रही। अच्छा, अब मैंने इस कॉइल को क्या किया,
ऐसे घुमाया। अच्छा, द मोमेंट आई रोटेटेड द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस। पहले जीरो मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, अब कितनी गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ऐसे करके 100। ना तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस जो भी हो सकती है सब क्रॉस कर दी। अच्छा, फिर जैसे ही इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। whenever magnetic flux associated with the coil changes an EMF is induced. That's the good part. The good part. मैग्नेटिक फ्लक्स है, अभी इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 0। जैसे ही मैंने इसको मूव कराया, इसको मैंने कहा मूव कराया, इसको मैं कहा मूव कराया, ये टुवर्ड्स तुम्हारे है और ये अवे फ्रॉम यू, ये टुवर्ड्स यू है, अवे फ्रॉम यू, ये ऊपर आया है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है इधर? कौन सा हाथ उठाएंगे? कौन सा हाथ उठाएंगे? अब क्या पता करना चाहते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। कौन सा हाथ उठाएंगे? राइट। चलो दोबारा देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये ऊपर आ रहा है कि नीचे जा रहा है? ये ऊपर आ रहा है, तो ये फोर्स, इसमें करंट कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ। क्या मैं यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखा सकता हूँ? करंट ऊपर जा रहा है, मैं बोल सकता हूँ? सोच के बोल। अच्छा, और अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इसमें ऑब्वियसली करंट कहाँ आ रहा होगा? नीचे। क्या आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिंग है, ये जो स्लिप रिंग है S1, और ये जो कार्बन ब्रश है B1, ये जो स्लिप रिंग्स है, ये स्प्लिट नहीं है, ये स्लिप। कल क्या थी? स्प्लिट। और आज स्लिप रिंग्स है। अच्छा, ये है S1, ये है कार्बन ब्रश B1, ये है स्लिप रिंग S2, और ये है कार्बन ब्रश B2। आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि अभी अभी B1 में पॉजिटिव टर्मिनल आया है, क्योंकि करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है, करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से ही जाता है। तो अभी इसमें कौन सा टर्मिनल प्रोड्यूस हुआ है? पॉजिटिव। और इसमें कौन सा टर्मिनल प्रोड्यूस हुआ है? नेगेटिव। अच्छा, वेरी गुड। ये बताइए, ए टू बी ए बी में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ए बी में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ए बी में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ए टू बी। अच्छा, अब मैं क्या किया इसको? ये ऐसा था, ये ऐसा था, और मैंने इसको कैसे चेंज कराया? इस तरह से, है ना? ऐसे चेंज कराया। ये अच्छा, ये टुवर्ड्स था, इसको ऐसे चेंज कराया, ये ऊपर आया और ये नीचे गया। ये पहले 90 डिग्री घुमा, ये 90 डिग्री घुमा। अच्छा, फिर ये कैसे घुमा? 180। मैं ही घुमा रहा हूँ, डोंट फॉरगेट, आई एम द वन हु इज अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी। ये ऐसे था, ये भी ऊपर आया और सीडी नीचे गया, ये 90 डिग्री। फिर मैंने इसको घुमा दिया 180 डिग्री। अब ये क्या हो गया है? ये भी था, ये सीडी था, ये जब 180 घूम गया, ये क्या हो गया? अरे, ये क्या हो गया? सीडी। और ये क्या हो गया? ये भी ना, देख लो अच्छे से, ये घूम गया। अच्छा, अब बताइए, अब सीडी में करंट कैसे जा रहा है? पहले सीडी में करंट कैसे आ रहा था? नीचे। पहले सीडी में करंट कैसे आ रहा था? नीचे। अब ये घूम गया। अच्छा, अब मैं सीडी को क्या ले जाऊंगा? ऊपर। अब मैं सीडी को क्या ले जाऊंगा? ऊपर। और ये भी क्या जाएगा? नीचे। अच्छा, अब एबी में करंट कहाँ जा रहा है? नीचे। पहले एबी में करंट कैसे गया था? A to B। और अब एबी में करंट कैसे जाएगा? B to A। अच्छा, अगर एबी में करंट अब B to A जा रहा है, तो यही कार्बन ब्रश पहले क्या टर्मिनल था? पॉजिटिव। अब ये कौन सा टर्मिनल हो जाएगा? नेगेटिव। और ये कौन सा टर्मिनल हो जाएगा? पॉजिटिव। आप समझे? इसी करंट को हमने नाम दिया था ऑल्टरनेटिंग करंट। हर एक साइकिल में यहाँ एक बार पॉजिटिव टर्मिनल होता है और यहाँ एक बार नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अच्छा, जो करंट हम प्रोड्यूस करते हैं उस करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में ये कॉइल कितनी बार रोटेट करता है? जो करंट हमारे घरों में आता है वो एक सेकंड में उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। यानी क्या है? इसका मतलब क्या है? ये कॉइल एक सेकंड में कितनी बार रोटेट करता है? 50 टाइम्स। 50 टाइम्स यहाँ क्या आता है? पॉजिटिव। और 50 टाइम्स यहाँ क्या आता है? इस करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग। इस करंट के फायदे ही फायदे, इस करंट के बहुत फायदे हैं। हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर डीसी करंट। अच्छा, ये करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? ये समझ आया आपको? आपने कौन सा हाथ यूज किया? फ्लेमिंग्स। फ्लेमिंग्स राइट हैंड
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसमें आपने करंट प्रोड्यूस किया ना, कौन सा करंट? ऑर्डिनरी करंट, इसको कहेंगे एसी, ये होगा एसी जनरेटर। ये किस एसी जनरेटर ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसका प्रिंसिपल क्या था? वेनेवर वेनेवर करंट प्रोड्यूस किया मैंने, क्या चेंज करा के? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अरे लिखा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever magnetic flux associated with the coil changes, an EMF is induced। यहाँ की EMF बना ना, या तो नहीं समझी ना? तो it works on the principle of electromagnetic induction। इसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बताइए, इसमें करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ है? मोशन की वजह से। अब मोशन किसने कराया? मैंने कराया ना। मैंने मैकेनिकल एनर्जी, तो वही एनर्जी क्या बन रही है? इलेक्ट्रिकल। हाँ, तो एनर्जी कन्वर्शन, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक तो मैग्नेट चाहिए मुझे, एक मुझे स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स। और फिर मुझे क्या चाहिए? एक आर्मेचर कॉइल, एक आर्मेचर कॉइल और एक एक्सल चाहिए घुमाने के लिए। अच्छा, ये आर्मेचर कॉइल क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, आर्मेचर कॉइल क्या है? ये मान लो ये एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है। हमने मैग्नेटिक डोमेन्स की बात की थी जब चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। मैग्नेटिक डोमेन्स, हर मैग्नेट में छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, हर मॉलिक्यूल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इन a given magnet each molecule acts as a magnet having its independent north pole and साउथ पोल। मैग्नेटिक डोमेन्स जब लूजली बाउंड होते हैं किसी सब्सटेंस के, तो उसको हम कहते हैं, वो जब आयरन का मॉलिक्यूल लिया, दिस इज अ पीस ऑफ आयरन, एंड दिस पीस ऑफ आयरन, द मॉलिक्यूल ऑफ दिस पीस ऑफ आयरन आर लूजली बाउंड। इफ दे आर लूजली बाउंड, they can be easily magnetized and demagnetized। A soft iron core is a substance whose molecules are loosely bound, which can be easily magnetized and demagnetized। यह सॉफ्ट आयरन। तो मैंने ये सॉफ्ट आयरन कोर लिया, और इस सॉफ्ट आयरन कोर में मैंने क्या कर दिया? कॉपर वायर उंड कर दिया। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। ये मैंने कॉपर वायर लिया है, ये कॉपर वायर यहाँ से स्टार्ट किया, अब इसको मोड़ते 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 मैं यहाँ निकाल लिया। दिस इज आर्मेचर पार्ट। मल्टीपल कॉपर वायर्स wounded on a soft iron core। मल्टीपल कॉपर वायर्स wounded on a soft iron core। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? That which can be easily magnetized and demagnetized। एक आर्मेचर कॉइल लिख के रखो, ये कॉपर, मल्टीपल कॉपर वायर्स, या कॉपर वायर wounded मल्टीपल टाइम्स, कॉपर वायर, कॉपर वायर्स wounded multiple times over over a soft over a soft iron core। Soft iron core, the substance whose molecules are loosely bound, the substance whose molecules are loosely bound and can be easily magnetized and demagnetized। देखो क्या बताया? It establishes an unbroken connection between armature coil
एंड सर्किट, ये सर्किट है। स्लिप रिंग्स का फंक्शन, it establishes it establishes an unbroken connection, unbroken connection between between armature coil between armature coil and electrical circuit. अच्छा, and the direction of the current reverses after every half rotation, hence the current produced is known as alternating. The direction, the direction and the direction of current, इस इसका जो सेकंड पॉइंट है वो यहां लिख रहा हूं, the direction and magnitude, the direction magnitude of current produced changes periodically. The direction and magnitude of current produced changes periodically, hence is known as hence is known as alternating hence is known as alternating current. सुजॉय, कौस्तव, देखो मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, ये टाइम है इन सेकंड्स, और यहाँ मैं पे ईएमएफ ले रहा हूँ कितना प्रोड्यूस हो रहा है। जब टाइम जीरो है कौस्तव, तो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या एसोसिएटेड? नहीं, तो ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा? जीरो। और जैसे ही मैंने कॉइल को रोटेट किया तो ईएमएफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ईएमएफ मैक्सिमम, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब कॉइल 90 डिग्री में हो। तो ये टाइम है। अब ईएमएफ जब टाइम जीरो है तो ये जीरो रहेगा, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, कॉइल चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ का वैल्यू भी बढ़ेगा ना, ये बात समझे? अच्छा, फिर ये ईएमएफ का वैल्यू फिर यहाँ आ जाए। ऐ सुन, ध्यान से सुन, अभी कॉइल ऐसा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से जा रही है, तो इसमें से कोई फ्लक्स नहीं है, तो ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा? जीरो। अच्छा, अभी मैंने इसको घुमाया 0 डिग्री से, अब इसको मैंने घुमाया 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। और फिर ये क्या हो रहा है? 90 से 180, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से मैक्सिमम हुआ, फिर मैक्सिमम से जीरो। अच्छा, ये एक डायरेक्शन है, ये सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब जब ये घूमेगा, ये क्या था? एबी। अभी एबी में करंट कैसा है? इस तरफ एबी में करंट कैसा है? क्योंकि मैंने एबी को क्या उठाया? ऊपर। आपको याद होगा, अभी मैंने यहाँ देखा था, तो एबी में करंट कैसा गया? ए टू बी। अच्छा, अब जब ये 180 हो गया, तो ये तो एबी है, लेकिन अब एबी में करंट कैसा आएगा? नीचे की तरफ। अच्छा, और सीडी में करंट कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ। तो अब जब ये 180 घूमेगा, तो ये पॉजिटिव में घूमेगा कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। अच्छा, फिर ये कैसा होगा? इस तरह से। ये करंट अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है ना। देखो, ईएमएफ का वैल्यू, ईएमएफ का वैल्यू फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ये जो करंट है, इस करंट को हमने नाम दिया है ऑल्टरिंग करंट। नाउ दिस इज अ करंट, वी कॉल इट इज अ बून। ये हमारे लिए वरदान बना ये करंट। क्यों वरदान बना? यहाँ ईएमएफ का वैल्यू चेंज किया जा सकता है, यहाँ ईएमएफ का वैल्यू चेंज किया जा सकता है। आप समझे, एक सेकंड में हमारे टर्मिनल्स में 50 बार पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है, पर हमें कांस्टेंट करंट मिल रहा है। हमें कुछ लगता है क्या? ईएमएफ वैल्यू जीरो भी होता है, मैक्सिमम भी जाता है, जीरो मैक्सिमम, पर हमें वो सब कुछ पता नहीं चलता। ये कितना फास्ट हो रहा है। इंडिया में करंट 50 हर्ट्ज में आ रहा है, और कई कई जगह पे स्पेसिफिकली वो 60 हर्ट्ज भी होता है ऐसा। तो ये वैल्यू पूछा गया था एक बार, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द अल्टरनेटिंग करंट इज रिसीव्ड इन आवर हाउस होल्ड? दैट इज 50 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये फ्रीक्वेंसी की बात की बोली मैंने, ये ग्राफ बन गया ना। तो ये क्या हो गया? वन कंप्लीट रोटेशन। और एक सेकंड में ऐसा कितना रोटेशन हो रहा है? 50 रोटेशन। द फ्रीक्वेंसी एट विच द फ्रीक्वेंसी एट विच
current, AC current या alternating current is received in our household is 50 hertz. ए डीसी मोटर में कौन से रिंग्स यूज होते थे? स्प्लिट रिंग्स, कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बोलते हैं उनको, पूरा नाम। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स आर यूज्ड, हाँ, स्लिप रिंग्स आर यूज्ड, स्लिप रिंग्स आर यूज्ड। एनर्जी कन्वर्ट क्या होता है? यहाँ एनर्जी कन्वर्ट क्या होती थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कोई डिफरेंस? और कोई डिफरेंस? यहाँ जो करंट होता है वो डायरेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ जो करंट होता है वो अल्टरनेटिंग। क्या मतलब है इसका? कांस्टेंट स्टेडी करंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरीज पीरियोडिकली। कांस्टेंट स्टेडी करंट फ्लोज। नंबर 3, करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली। ए अब एक डायग्राम बनाना, लिख लो पहले। एडवांटेजेस ऑफ एसी करंट और डीसी करंट। पहले डीसी करंट लिख लो और फिर एसी करंट को उल्टा कर लेना। एडवांटेजेस ऑफ, पहले, अरे डीसी करंट बचपन से जानती हो तुम। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डीसी में क्या क्या लिख लो। अच्छा, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डीसी करंट के बारे में बात करें, डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी होगी क्या? नहीं, डायरेक्ट देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज जीरो, फर्स्ट पॉइंट। और फिर आपको बचपन याद आ ही रहा होगा, अगर मैंने यहाँ पे जीरो लिखा है तो वहां पे क्या लिखेंगे आप? नॉट जीरो। इट लाइज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप सब लिखेंगे कैन कैन कैन, और वहां आप लिखेंगे कैनॉट कैनॉट कैनॉट। अच्छा, एग्जाम्पल्स आर नॉट कंसिडर्ड इन डिफरेंस, but if you miss the example, marks will be deducted. ये पहला पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज जीरो। सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट करंट आर नॉट इकोनॉमिकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। डायरेक्ट करंट्स आर नॉट इकोनॉमिकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। इट causes एनर्जी लॉस। डायरेक्ट करंट इज नॉट इकोनॉमिकल, क्या कहा? फॉर ट्रांसपोर्टिंग ओवर लार्ज डिस्टेंसेस इट कॉज एनर्जी लॉस, कॉमा देखिए लिखना, इट कॉज एनर्जी लॉस। डायरेक्ट करंट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। देखो, the electric charges flow is the electric charges flow in the electric charges flow only in one direction. The electric charges flow in only one direction. ये कितने पॉइंट हुए? 3। चौथा पॉइंट, the magnitude of current remains constant with time. The magnitude of current remains constant with time. The magnitude of current remains constant with time.
डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है? डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है? बैटरी और सेल। देखो, द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इज बैटरी और सेल। और एक तो लिखो, डायरेक्ट करंट में सिर्फ, आगे आप लोग पढ़ेंगे, ये ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, इसमें मैं कैपेसिटर, इंडक्टर ये सभी लगाने होते हैं। ये पंखे में कैपेसिटर लगा होता है, आपको पता है? पंखे में कैपेसिटर लगा होता है ना, जिसको कभी कभी चेंज करना पड़ता है हमें, ताकि उसकी स्पीड ठीक से बनी रहे। तो छोटा सा गोल जैसा रहता है, वो कैपेसिटर है। डायरेक्ट कर लिखो, द सर्किट इन्वॉल्विंग डायरेक्ट करंट, द सर्किट involving direct current only have resistance. The circuit involving direct current only have resistance, but alternating current की सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ और क्या होगा? कैपेसिटर भी होगा। The circuit involving direct current only have resistance, बट अगर वो अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट है, तो उसका जो, उसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस ये सब भी होगा, नॉट ओनली रेजिस्टेंस। अच्छा, अब अल्टरनेटिंग करंट के टेबल में आप क्या लिखेंगे? पहला डिफरेंस क्या था डायरेक्ट करंट का? फ्रीक्वेंसी जीरो। उसमें क्या होगी? द फ्रीक्वेंसी इज नॉट जीरो एंड लाइज बिटवीन 50 टू 60 हर्ट्ज। सेकंड पॉइंट क्या था? हाँ, दे आर इकोनॉमिकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। थर्ड पॉइंट, हाँ, इज कांस्टेंट। वहां क्या होगा? द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट वेरीज पीरियडिकली। फोर्थ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एंड वेरीज विद टाइम। फिफ्थ पॉइंट, अब यहाँ थोड़ा अलग होगा, यहाँ सोर्स क्या होगा? एसी जनरेटर। यहाँ सोर्स होगा एसी जनरेटर और मेंस। एसी जनरेटर और मेंस कहते हैं उसे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था? हैव रेजिस्टेंस। वहां होगा इट इन्वॉल्व्स रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब फिक्स्ड है, मान के चलिए आप आएगा ये। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो बड़ी खूबसूरत सी चीज है, मजा आ जाएगा। मिटाओ ना, हो गया। ये डिफरेंस समझ आ गया ना? लिख लो लिख लो, आएगा 3-4 मार्क्स का। पूरा पेपर में से यही आ जाएगा 70 मार्क्स। सुनो ना, एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉफ्ट हैंड को ले रहा हूँ अगेन। इस तरह से वायर राउंड कर दिया इसमें। अच्छा, इसमें जो करंट लगा है वो मेंस है। मेंस है, इसमें करंट कौन सा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मेंशन नहीं करूंगा, यहाँ मैं वेरिएबल साइन दे रहा हूँ। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, क्या आप समझे? ये कॉइल बन गया। इस कॉइल से क्या चेंज हो रहा है? ऑलरेडी करंट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ एक और कॉइल बना देते हैं। ये एक और कॉइल बना देंगे। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स लेस है, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स मोर है। ये क्या है ना? अच्छा, एक और केस हो सकता था, यहाँ मेंस लगा है, जहां मेंस लगा है उसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेगा, किसमें से? इसमें से। जैसे इस कंडक्टर में से ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेगा,
ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लेंथ बन जाएगी। अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ मैग्नेट। अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये अपने पढ़ा है ना। हाँ, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अच्छा, जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ये मैंने क्या लिया, सॉफ्ट आयरन कोर कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। अच्छा, मतलब इस सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड लेंथ बन जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लेंथ बन जाएगी तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ सिर्फ इस कॉइल के लिए रेस्ट्रिक्टेड होगी या इसमें से भी पास होगी? ये एक कंडक्टर है, ये कॉइल है, इस कॉइल में मैंने क्या लगा दिया, मेंस, इसमें से करंट बह रहा है। करंट बह रहा है तो ये कंडक्टर कैरिंग करंट हो गया, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो सॉफ्ट आयरन कोर कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। ये सॉफ्ट आयरन कोर भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड। और अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज्ड हो गया, ये सॉफ्ट आयरन कोर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, and those magnetic field lines will not only be constricted to this coil but also be passing from this coil। तो सॉफ्ट आयरन को क्या पता कि मैं सिर्फ इसमें से पास होऊंगा या इसमें से, यहाँ भी तो एक कॉइल बना के रखी है मैंने। क्या ये बात समझ आई आपको? अच्छा, मैंने मेंस कहाँ लगाया, इस कॉइल में, तो ये मेरी क्या होगा, प्राइमरी कॉइल। और इस कॉइल को मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंडरी कॉइल। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं आया, दोबारा बोल, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, तुमने इधर कुछ वायर बांध दिए और इधर कुछ वायर बांध दिए, इस वाले कॉइल में तुमने लगा दिया मेंस। जैसे ही मेंस तुमने लगा दिया, इसमें से करंट बहना शुरू करेगा ना। एक बार द डायरेक्शन ऑफ करंट वेरीज पीरियडिकली, तुम्हें पता है इसमें से करंट बह रहा है, एक बार ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से करंट। अच्छा, ये क्या हो गया, रजक, इस तरह से ये ये कॉइल, ठीक है। अच्छा, एक ये क्या बन गया, मैग्नेट, क्योंकि इसमें से क्या बह रहा है, करंट। ये मैग्नेट बन गया। और सॉफ्ट आयरन कोर, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर करेगा, मत बात कर। सॉफ्ट आयरन कोर कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, क्योंकि इसमें से करंट पास हो रहा है। अच्छा, अब सॉफ्ट आयरन कोर अगर मैग्नेटाइज हो जाता है तो इस सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ इसमें कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी या इससे भी पास करेगी, इससे भी पास होगी। अच्छा, अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर विल बी पासिंग फ्रॉम दिस कॉइल। नाउ द गुड पार्ट, ये बताइए, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होगी ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होगी या ये वेरिंग मैग्नीट्यूड की होगी? सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस वजह से आ रही है, प्राइमरी कॉइल की वजह से। प्राइमरी कॉइल में कौन सा करंट बह रहा है, ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है कि वेरिंग है, वेरिंग। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेरिंग। मतलब इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है दैट आर नॉट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड। और अगर इसमें से कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो यहाँ भी मुझे क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। अब सुनिए, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा। अगर यहाँ आपने जो ईएमएफ दिया है वो कम है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो यहाँ आपको ईएमएफ क्या मिलेगा, हाई। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। दोबारा बात करते हैं, यहाँ मैंने जो वोल्टेज दिया है वो क्या है, कम, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, लेस। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा कि वेरिंग होगा, वेरिंग। वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से भी जाएगा, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा। वही मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसमें से जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसमें से जाएगा तो वहां उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है, पर क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ज्यादा। हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया, स्टेप अप। वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया, स्टेप अप। अच्छा, अब अगर मुझे वोल्टेज कम चाहिए, अब अगर मुझे वोल्टेज कम चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दूंगा, तो वो क्या होगा, स्टेप डाउन। ऐसा क्यों करते हैं हम? हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो आता है 220 वोल्ट, जो वोल्टेज आता है वो आता है 220 वोल्ट। लेकिन एक, हाँ, प्राइमरी कॉइल में मेंस लगा है। हमारे घर में जो करंट आता है वो 220 वोल्ट है, लेकिन आपने देखा है जो हमारा फोन है वो 25 वॉट, एक फिक्स वोल्टेज में काम करने के लिए बनाया गया है। मतलब इतना ज्यादा वोल्टेज सारे डिवाइस दे पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं,
अगर किसी को कम वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए तो वहां हम एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। 220 तुम दे दो उसको, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वहाँ वोल्टेज बहुत कम प्रोड्यूस होगा। वोल्टेज कम प्रोड्यूस होगा तो वहां से करंट बहुत कम फ्लो करेगा। ये समझ रहा? डे टू डे लाइफ में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है, all electronic device that are designed to be working on alternating current have this transforming। समझे? तो इसमें कितने कॉइल होते हैं? दो। अच्छा, ये क्या इसमें कौन सा प्रिंसिपल है? उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? संगत का सर। प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। ए, मैंने म्यूचुअल इंडक्शन क्यों कहा? इस इस ट्रांसफॉर्मर में, इस वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि वो इसमें से चेंज हो रहा है। इसका इफेक्ट इसमें देखने को मिला मुझे। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें कितनी कॉइल होती है? दो। प्राइमरी कॉइल कौन सी है? जिसमें से क्या कनेक्टेड हो? मेंस। और सेकेंडरी कॉइल क्या होती है? जहां हम आउटपुट लेते हैं, जहां हम आउटपुट लेते हैं। सेकेंडरी कॉइल में हम आउटपुट लेते हैं और प्राइमरी कॉइल में इनपुट मेंस होगा। अच्छा, नेक्स्ट, ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक स्टेप अप। स्टेप अप क्या होता है? जो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। और स्टेप डाउन क्या है? जो वोल्टेज को कम कर देता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, और स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। बस इतना से ट्रांसफॉर्म याद रहेगा आपको। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, कुछ लिखा हुआ नहीं होगा ना। एक ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए मैंने एक पॉइंट लिखा था ना, कि ऑल्टरनेटिंग करंट हेवी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी। एक बात सुन, छोटी सी बात सुन। ये मानो, ए हीरो सुन, यहाँ सपोज तुमने करंट प्रोड्यूस किया और यहाँ सपोज तुम करंट भेजोगे। यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई। अच्छा, V इक्वल्स टू क्या होता है जोबान? आई आर। मानो ये करंट बहुत ज्यादा है, इस वायर का रेजिस्टेंस तो जोबान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? Resistance is directly proportional to length. Because the length is very large, resistance has to be very large. If the current magnitude is also very large, ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप ना। ये पोटेंशियल ड्रॉप है या नहीं? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा और करंट भी बहुत ज्यादा रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, आपने पोटेंशियल कहा, मैंने एनर्जी से, एनर्जी लॉस क्या हो गई? एनर्जी लॉस ज्यादा हो गई। यू रिमेंबर व्हाट इज पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पावर स्टेशन में पावर जनरेट किया। सपोज मैंने यहाँ पावर, ये पावर जनरेटिंग स्टेशन है, पावर जनरेटिंग स्टेशन। मैंने पावर जनरेटिंग स्टेशन में एक एक्स किलोवाट पावर जनरेट किया, चलेगा? तो ये जो एक्स किलोवाट पावर मैंने जनरेट किया, ये मैंने जनरेट किया 11 किलोवोल्ट में। 11 किलोवोल्ट। अच्छा, P इक्वल्स टू क्या होता है? वी आई। P इज इक्वल्स टू वी आई। ए, बहुत ध्यान से सुन, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। हर पावर जनरेटिंग स्टेशन का पावर कांस्टेंट रहता है। एक पावर जनरेटिंग स्टेशन इतना ही पावर जनरेट करेगा। अच्छा, उसने कितना पावर जनरेट किया? एक्स किलोवोल्ट, किलोवाट। और ये कितने वोल्टेज में किया? 11 किलोवोल्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू वी आई। P इक्वल्स टू वी आई। मुझे बताइए इसमें क्या कांस्टेंट है? पावर। पावर इज कांस्टेंट। अगर पावर कांस्टेंट है तो चेंज क्या कर सकते हैं? V और I। जल्दी, अगर V बहुत कम है तो I बहुत ज्यादा होगा, और I अगर ज्यादा है तो ये लॉस क्या होगा? बहुत। I अगर ज्यादा है, R तो ज्यादा है ही, I अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा नहीं हो। ऐसी बात करें, ये बात समझे? अच्छा, अब एक काम करते हैं। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर करंट बहुत ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा होगा, फिर एनर्जी लॉस क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। अब एक काम करता हूँ मैं। अच्छा, तो फिर ये
मैं आपको तो पता ही है मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। तो फिर एक मॉर्निंग वॉक पे गया मैं एक दिन, और ये पावर जनरेटिंग स्टेशन आया। फिर इसने बोला गुरुजी प्रणाम, कि पावर तो ठीक ठाक जनरेट कर लेता हूँ, पर दूर जब कहीं जाना होता है तो बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है, कुछ उपाय बताइए। तो फिर मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और मैंने निकाला ट्रांसफर। मैं बोला ले जा तेरा कल्याण, पावर तो कांस्टेंट है। और जहां पावर जेनेटिक स्टेशन में पावर जनरेट हुआ, मैंने कहा सुन, भेजने से पहले स्टेप अप कर लेना, भेजने से पहले वोल्टेज को स्टेप अप कर लेना। अब पावर फिक्स्ड है, और वो क्या किया, 11 किलोवोल्ट को, 11 किलोवोल्ट को वो कितना कर लिया, 132 किलोवोल्ट। मतलब उसने वोल्टेज को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा। तो करंट क्या हो गया, बहुत कम। और अगर करंट कम हो गया तो V इक्वल्स टू आई आर क्या हो गया, कम। और ई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी भी क्या हो गया, कम। एनर्जी लॉस क्या हो गई, कम। और ऐसा तभी संभव हुआ क्योंकि वो करंट क्या था, ऑल्टरनेटिंग। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है। डायरेक्ट करंट क्या है, जिद्दी। डायरेक्ट करंट जिद्दी है। आप समझे। और इसी करंट हमारे लिए वरदान क्यों साबित हुआ, कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट इसमें। ये क्वेश्चन आएगा अगर, तो इसको आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्म। बोलो। हाँ। बाबू, तो कांस्टेंट है 10 इक्वल्स टू 5/2 है, ठीक है। मैंने ये इसको मैंने कर दिया 20, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। इसको मैंने बहुत बढ़ा दिया, ये कम हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो हम V को बढ़ा देते हैं ताकि I बहुत कम हो जाए। अच्छा देखो, मैंने 11 से कितना कर दिया, 132। मतलब करंट को मैंने क्या कर दिया, एकदम जरा सा, ताकि एनर्जी लॉस कम। आया समझ में। लिखो, वाई वोल्टेज इज स्टेप्ड अप, वाई वोल्टेज इज स्टेप्ड अप before transmitting power over large distances. Why voltage is stepped up, why voltage is stepped up before transmitting power over large distances. Why voltage is stepped up before transmitting power over large distances. ये स्टेप अप स्टेप डाउन तुम लोगों को याद रहेगा कि लिखवाऊं, याद रहेगा। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, मतलब स्टेप अप। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न मतलब स्टेप डाउन। वाई क्या क्या बने, वाई, हाँ हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भेज दूँ। क्या कहा मैंने, वाई वोल्टेज स्टेप्ड अप बिफोर ट्रांसमिटिंग पावर ओवर लार्ज डिस्टेंसेज। P is equals to, we know P is equals to VI। अच्छा, for a constant power, if voltage is increased to a large value, current is reduced। लिख लो लिख लो। For a constant power, if voltage is increased to a high value, the current is decreased, the current is decreased। For a constant value of power, if voltage is increased, the current is decreased, therefore energy loss, therefore energy loss due to V equals to IR and I square RT also decreases during transportation, during of power transportation of power over large distances, over large distances। और ये जो वोल्टेज मैंने बढ़ाया, ये मैंने कैसे बढ़ाया, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म। ये यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर में आता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट है तो बोलो।